कि जब सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर मारे गए हैं, इसका डेटा दीजिए, तो सरकार कहती है कि नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, सरकार कहती है नहीं बताएंगे। साहब आप भी नहीं बताएंगे ना, तो हम भी इस बार आपको वोट नहीं देंगे। ये बात अपने दिमाग में आप डालिए। देखा है साथियों, मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, आप तमाम आदरणीय बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, किसान मजदूर भाइयों का, दुकानदार साथियों का, मेहनत मजदूरी करने वाले, बिजनेस करने वाले, नौकरी करने वाले, अपना खून पसीना खेतों में बहाने वाले, आप तमाम मेहनत का आवाम का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस सभा में शिरकत कर रहे हैं, शाम हो रही है और आपको घर जाना है। और हमसे पहले तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के नेता ने, सीपीआई के नेता ने, सीपीआईएम के नेतागण ने, सीपीआईएमएल के नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने अपनी बात रखी है। मैं बिना किसी औपचारिकता का मंच की अध्यक्षता कर रहे, सभा की अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष जी और मंच पे उपस्थित तमाम राजनीतिक दल के नेताओं का और आप तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे मिथिला की इस महान भूमि पर आने का मौका दिया है। वैसे अलग अलग समय में मैं मिथिला के किसी न किसी इलाके में आता रहा हूं और बेगूसराय भी मिथिला का हिस्सा है, लेकिन आप लोग शुद्ध मैथिल हैं, हम लोग ठेठ मैथिल हैं। ठेठ इसलिए बोल रहे हैं कि हमारी भाषा पे अंगिका का भी प्रभाव है, मगही का भी प्रभाव है, और मिथिला की मैथिल भाषा तो है ही। कई जगह लोग कहते हैं कि हाँ मैथिली बाजू, हम कहते हैं कि हमारी मैथिली सुन करके जो है आपको लगेगा कि इससे अच्छा नहीं ही बोलता तो अच्छा रहता। लेकिन मिथिला से जो हमारा ये जुड़ाव है, उस जुड़ाव के संबंध में एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हर साल अयोध्या से बारात आती है और श्री राम जी का विवाह होता है, और मिथिला को राज्य बनाने का आंदोलन हो या मैथिल भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ने का सवाल हो, या मिथिला के किसी भी इलाके में, जैसे मैं झंझारपुर में जब था तो बहुत दिनों से झंझारपुर को जिला बनाने की मांग चल रही है। इन तमाम आंदोलनों में बेगूसराय के लोगों की भी शिरकत रहती है, उनकी भागीदारी रहती है, उनका समर्थन रहता है। इस तरह से हम आप तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, और मेरी यह व्यक्तिगत समझदारी मुझे यह सिखाती है कि आप किसी भी इलाके में जा करके, चाहे आपके पास कितना ही ज्ञान क्यों ना हो, कितना ही नॉलेज क्यों ना हो, चाहे आप क्यों ना पीएचडी कर लिए हों, लेकिन उस इलाके में जो रहने वाले लोग हैं और मुंह जवानी जो उनको उस इलाके का इतिहास याद है और रोज बरोज जो अपना जीवन वो जीते हैं, सड़क का एक एक गड्ढा आपको पहचानता होगा। जब आप मोटरसाइकिल से जाते होंगे तो गड्ढा बोलता होगा हेलो। मतलब आपकी जो हकीकत है वो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। इसलिए मैं किसी भी इलाके में जा करके उस इलाके की समस्याओं के बारे में आपसे बेहतर तो बात नहीं कर सकता हूं। कहते हैं ना कि आप जो रोज झेलते हैं, मजदूरों को अपमानित किया गया,
क्या बिहार के उनके भाई बंधु, उनके माँ बाप, उनके घर वाले, उनके रिश्तेदार इस सरकार को सबक सिखाते हैं कि नहीं सिखाते हैं? यहाँ खड़ा करके देख रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप ऐसी बेशर्म सरकार को बदलना चाहते हैं कि नहीं बदलना चाहते हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब सरकार से पूछा गया कि लॉकडाउन के दौरान कितने मजदूर मारे गए हैं, इसका डेटा दीजिए, तो सरकार कहती है कि नहीं बताएंगे। पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, सरकार कहती है नहीं बताएंगे। साहब आप भी नहीं बताएंगे ना, तो हम भी इस बार आपको वोट नहीं देंगे। ये बात अपने दिमाग में आप डाल लीजिए। आपको जो भ्रम हो गया है कि आप पैसे की ताकत से तमाम तरह के चैनलों को कंट्रोल करके आप लोकतंत्र को गिरवी रख सकते हैं, तो इस बार बिहार आपका भ्रम तोड़ेगा। बोलिए टूटेगा कि नहीं टूटेगा? अगर ये भ्रम आप तोड़ना चाहते हैं तो आपको इस बार आर पार की इस लड़ाई में अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा, अपना किनारा आपको चुनना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो आने वाले 30 साल में क्या बेहतर बिहार में किया जा सकता है उसके बारे में सोच रहे हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बिहार को 30 साल पीछे धकेलने की बात कर रहे हैं। एक बात हमको सोच करके बताइए कि मैं किसी और की निंदा करके अपनी कमियों को छुपा सकता हूँ? किसी और के ऊपर कीचड़ उछालने से क्या मैं बेहतर हो सकता हूँ? ये कौन सी बात होती है कि 15 साल से सरकार आप चला रहे हैं और अपने 15 साल का हिसाब किताब देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि उससे 15 साल पहले क्या हुआ था उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। क्या मतलब है? हमको इस बात से बताइए, क्या लेना देना है इस बात से? हमारे भाजपाई मित्र ने हमको कहा कि किसान कानून जो सरकार ने पास किया है वो तो कांग्रेस पार्टी ही लाना चाहती है। हम बोले अगर कांग्रेस पार्टी को ही लाना था और जनता चाहती थी कि ये कानून आए तो फिर माननीय मनमोहन सिंह ही देश के प्रधानमंत्री जी होते ना, मोदी जी क्यों ढोल बजा रहे हैं? ये कौन सी बात होती है कि हर चीज के जवाब में आप कहते हैं कि ये तो कांग्रेस पार्टी ही करने वाली थी, तो कांग्रेस पार्टी ही करती तो लोग आपको क्यों वोट दिया है? 300 से ज्यादा सीट लोग आपको क्यों जिताया है? इसको कहते हैं कि नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। इसको कहते हैं कि जिसके अंदर खुद ही 100 छेद हो वो दूसरे का छेद गिन रहा है। सुने लो कहावत, चलनी दुसलक सूप का, चलनी जो है सूप को दूसने के लिए चला है। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि आप 15 साल में क्या किए हैं। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं कि आपने ही तो वादा किया था ना कि हर भारतीय के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा। बोलिए आप में से किसके खाते में 15 लाख आया है? अगर एक को किसी के पास आया तो हाथ उठाइए। अगर कोई आदमी आपको मिल जाए, अगर कोई भाजपाई के भी खाते में आया होगा 15 लाख, तब हमको बता दीजिए। किसी के खाते में 15 लाख रुपया नहीं आया। आपने ही वादा किया था ना, हम जबरदस्ती तो नहीं बुलवा दिए थे आपको। अपने ही मुंह से आप बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। कितने लोगों के लिए रोजगार पैदा किया गया है? कितने लोगों को रोजगार मिला है? आपका वादा था, आपने वादा किया। क्या बोले थे हमारे मुख्यमंत्री साहब कि चाहे जो हो जाए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा करके रहेंगे। मिल गया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। अपने किसी सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, और इन सवालों को गुमराह करने के लिए आप तरह तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, तरह तरह का प्रपंच करते हैं, और जो हमारी बुनियादी सवाल है उसका जवाब देने के लिए आप तैयार नहीं हैं। आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि अगर आप रेलवे बेच दीजिएगा तो बिहार के लड़के कहाँ नौकरी लेंगे। आप BSNL बेच दीजिएगा तो बिहार के लड़के कहाँ नौकरी लेंगे। हम लोग जब तक मंदिर मस्जिद में उलझे रहते हैं, इस बीच में 2-4 को एयरपोर्ट बिक जाता है। जब तक शमशान कब्रिस्तान करते रहते हैं, तब तक 2-4 को नवरत्न कंपनियां बिक जाती हैं। ये देश में खुलेआम लूट चल रहा है, और इस लूट के ऊपर हमारा ध्यान न जाए, इसीलिए हमको गुमराह किया जा रहा है। किस बात का ये दावा कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए बिहार में तो हम सरकार बना करके रहेंगे। क्या आधार है इसका? इसका यही आधार है ना
कि उनको लगता है कि बिहार के लोग जात से ऊपर तो उठ नहीं पाएंगे, जब भी वोट करेंगे तो उसी आधार पर वोट करेंगे। इनको यही लगता है ना। आप लोगों को इस बात को बदलना होगा और ये संकल्प लेना होगा कि इस बार वोट हम बदलाव के लिए करेंगे, बिहार में विकास के लिए करेंगे। ये संकल्प आपको लेना पड़ेगा। एक बार इनको जो है बढ़िया से हल्दी चूना लगाना बहुत जरूरी है। आंख में इनको जो है सुरमा लगा करके ये दिखाना है कि बिहारियों को आप बेवकूफ समझना बंद कर दीजिए। एक मंत्री साहिबा आई और बोली कि वैक्सीन आएगा तो बिहार के लोगों को फ्री दिया जाएगा। काहे मैडम, ऐसा काहे? एक बात तो ये कि वैक्सीन अभी आया नहीं है, बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ है, वादा कर दिए हैं फुफ्फी कि झुनझुना खरीद के देंगे। अरे बुतरू हो जाने दीजिए, वैक्सीनमा बन जाने दीजिए। और काहे बिहार को दीजिएगा? बेवकूफ समझ लिए हैं ना ये हम लोगों को कि कुछ लोभ दे देंगे, इधर से उधर बात को कर देंगे। जब हम लोग 10 लाख रोजगार का बात किए तो बोले पैसा नहीं है, अब खुद 19 लाख का बात करने लगे। काहे? नाना के घर से लाएंगे, कहां से? ये सब बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सब बात की तरफ मैं आपका ध्यान क्यों आकर्षित कर रहा हूं कि इन चीजों को हमको पहचानना पड़ेगा, इन चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि ये साजिश हमारे खिलाफ कितने लेवल में करते हैं। पहला काम मुद्दा भटकाओ, पहला काम मुद्दा भटकाओ। दूसरा काम, अगर मुद्दा से जनता भटक नहीं रही है तो किसी तरह से जो है उनको बिकाऊ बनाओ। दो नीति पे ये चल रहे हैं। आजकल मुर्गा का रेट बढ़ गया है, साथ में प्याज भी महंगा हो गया है, आलू भी महंगा है, लेकिन कहीं कहीं देखिएगा मार ताबड़तोड़ मुर्गा भात चल रहा है। ठीक है, कोई मुर्गा भात खिलाता है तो खा लीजिए, कोई अपने फूफा के घर से आपको नहीं खिला रहा है। जनता का टैक्स का पैसा है, बेईमानी किया है, चुराया है, डकैती किया है, डाका डाला है, तो अभी उसका कुछ छिटका आपके ऊपर छिड़क दे रहा है। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, 5 दिन चुनाव में मुर्गा भात खाइए, पेट हंसोतिए पान खा करके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मुर्गे भात में फंस गए तो 5 दिन का मुर्गा भात के बाद 5 साल तक ये मुर्गा बना करके रखेगा। हर 5 साल में एक बार मौका आता है कि नेता जो है मुर्गा बनता है। आप क्या कर लीजिए कि नेता को मुर्गा बना करके रखना है कि खुद मुर्गा बन जाना है। 5 साल के बाद फिर नेता हाथ नहीं आने वाला है। और आज स्थिति ये है कि वोट दे दीजिए, तब भी गारंटी नहीं है कि नेता कहां जाकर के रुकेगा। टीवी खोल करके देखते होंगे आप, हर चुनाव के बाद कोना कोना कौन कोना सोतली खुता होना शुरू हो जाता है। अपना विधायक सब जैसे नहीं बक्कू में भूसा कसते हैं, वैसे बस में कस करके लोग ये होटल से वो होटल, वो होटल से वो होटल। तो कम से कम पिछला बार का अनुभव देखते हुए, 2015 का अनुभव देखते हुए, जहां सीएमए साहब हैक हो गए, तो कम से कम एमएलए साहब हैक नहीं हो, ऐसा हमें एमएलए चुनना पड़ेगा ना। कम से कम इस बात की तो गारंटी हो ना कि भाषण में खाली ये नहीं कहा जाए कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भात नहीं मिलेंगे। सचमुच ऐसा कहने वाले और ऐसा करने वाले इंसान का चुनाव आपको करना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आपके कंधे पे है। दोहरी चुनौती हमारे सामने है। पहली चुनौती ये है कि अपने मुद्दों की रक्षा कैसे करेंगे, और दूसरी चुनौती ये है कि अपने जनमत की रक्षा कैसे करेंगे। और ये दोनों सवाल पे मैं बिहार की जनता के विवेक पे पूरा भरोसा करता हूँ, और भरोसा करने का पर्याप्त कारण है हमारे पास। हम उस धरती पे खड़ा होकर के बात कर रहे हैं जो धरती कविवर विद्यापति की धरती है। उस धरती पे मैं खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ जहाँ शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में परास्त किया गया है। ये मंडन मिश्र की धरती है।
ये वो धरती है जब सत्ता के सामने आंख उठा करके, उंगली उठा करके, मुट्ठी तान करके सवाल करते थे। ये बाबा नागार्जुन की धरती है। इस इलाके के आप तमाम लोगों से मुझे ये उम्मीद है कि मिथिला के मान सम्मान के लिए और एक मजबूत संदेशा पूरे देश को देने के लिए आप एक सही व्यक्ति का चुनाव करेंगे। और जब आप व्यक्ति चुनने के लिए जाएं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे बूंद बूंद घड़ा भरता है वैसे ही एक एक विधायक से बहुमत मिलता है। जैसे एक एक ईंट जोड़ने से घर बनता है वैसे ही एक एक विधायक को जिताने से बहुमत मिलता है। आप सरकार बदलने के पक्ष में हैं, बोलिए हैं कि नहीं है? सब लोग हैं। अंधेरे में हमको दिख नहीं रहा है। जरा अपना अपना मोबाइल का लाइट जलाइए तो, जरा मोबाइल का लाइट जलाओ तो बाबू। हाँ जरा जलाइए मोबाइल का लाइट, पीछे से जलाइए, सब लोग जलाइए। हाँ अब लग रहा है कि आकाश में जगमगाते हुए तारे हैं और ये वो हाथ है, ये वो मुट्ठी है जो बदलाव के लिए तैयार है। अगर आप बदलाव के लिए तैयार हैं तो इस बार बदलाव होगा और हल्ला की विधानसभा में बदलाव के लिए समर्थन दीजिए। रास्ते में आ रहे थे तो एक नौजवान हमसे पूछा, सब कुछ तो ठीक है, नेता सब नौजवान नौजवान हैं, आप लोग प्रत्याशी थोड़े बुजुर्ग हैं। तो हम बोले रे बउआ, बिहार में बीमारी है, अब बीमारी का इलाज करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन जब करते हो ना तो पहला पंथ पड़ता है। पहला पंथ में क्या पड़ता है? खिचड़ी। खिचड़ी क्या चीज से बनता है? कौन चावल होता है? तो पुराना चावल है पंडित जी। तो पंथ पढ़ने के लिए पुराना चावल चाहिए कि नहीं चाहिए? और नया ड्राइवर को समझाने के लिए पीछे गार्जियन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसीलिए उम्र मत देखिए, झंडा मत देखिए, बैनर मत देखिए, नारा मत देखिए। इस बार एकमात्र संकल्प है, बिहार को बदलने का संकल्प है। बिहार के बदलाव के लिए एक विधायक को अपना समर्थन दीजिए, अपना बहुमत दीजिए। बिहार बदलेगा और नया बिहार बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप तमाम लोगों से विदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। इस मंच के माध्यम से अब हम अपने नेता के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद।